गुड मॉर्निंग। आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेट थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। पहला, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उत्तर का सही विकल्प चुनिए। पहला है, लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारत के महालेखा नियंत्रक द्वारा सौंपी गई वित्तीय एवं निष्पादन ऑडिट की पुनरीक्षा करके अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपती है। चलिए ठीक है, ये राइट है। सेकंड, भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत की गई थी। ये भी राइट है। मात्र 1 वर्ष के लिए गठित की जाने वाली इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। ये भी राइट है। चौथा, 1967 के बाद से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के तौर पर लोकसभा का कोई विपक्षी सांसद होता है। इसमें सभी अपना राइट आंसर है, तो कौन सा हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर होगा। कौन होगा? सी। चलिए आगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए, सही कुछ, कौन सा कथन सही नहीं है, कुछ है, गलत को छांटना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये राइट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद पर नियुक्ति पदाधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष नहीं होता है, 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है। यही गलती छांटना है, तो बी गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अपनी रिपोर्ट किसको देता है? संसद के पटल पर रखवाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई रूपी नामक डिजिटल भुगतान वाउचर को विकसित करने में निम्नलिखित में किसकी भूमिका रही है? तो इसमें सभी का भूमिका रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का भी, वित्तीय सेवाएं विभाग का भी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का भी। तो सभी का सभी आंसर किसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए, विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत श्रम बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही बोल रहा है? तो है कृषि 43% है, सेवाएं एवं व्यापार 32% है, निर्माण 12% है और विनिर्माण 11% नहीं है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा अपना सही हो जाएगा। यानी ए आंसर अपना राइट हो गया। कौन हो गया? ए अपना आंसर राइट है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक विभेदीकृत बैंक है या डिफरेंशिएटेड बैंक है? तो कौन सा है? तो अपना इसमें हो गया इंडिया पोस्ट बैंक। इंडिया पोस्ट बैंक, सी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बैंक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? आर्यावर्त बैंक, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा अपना आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है जी। स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्रक उधारी सीमा उनकी समायोजित निवल बैंक साख की 75% है। सेकंड है, यूनिवर्सल बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी सीमा उनकी समायोजित निवल बैंक साख की 40% है। थर्ड में है, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक 15% है। राइट है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक 9%। सभी सही आंसर हो गया। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसमें मिलान हम कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? उसमें नहीं ऑप्शन आ रहा था, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए भारत में कितना है? तो 1.89। यूके में कितना है? तो है 1.73। चाइना में कितना है? तो 0.49। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है? तो है 0.68। और फ्रांस में कितना है? तो 1.98। यानी कहने का मतलब सड़क सघनता इसमें याद करना था, तो आंसर आपको इसमें बता ही दिया कौन सा होगा। जो हमें आंसर नहीं है लेकिन लिख दिए कि आंसर इसका ये होगा। चलिए, तो आगे बढ़ा जाता है। आंसर नीचे से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम तेल मिशन के बारे में दिया गया कथन है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है, गलत को छांटना है। तो इसमें गलत हो जाएगा कि पाम तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को प्राप्त होगा। ए गलत, अपना बी गलत हो जाएगा।
बी अपना क्या होगा, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। चलिए आगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में किस बैंक की पहल है? क्या एग्जिम बैंक यानी भारतीय निर्यात और आयात बैंक, आंसर ये हो जाएगा अपना। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी सामान बीमा कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है? कौन सा है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में प्रमुख मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, पहला है मुद्रास्फीति एक ऐसा माप है जिसमें क्षणिक या अस्थायी कीमत अस्थिरता पर विचार नहीं किया जाता है, राइट है। दूसरा है कोर इन्फ्लेशन का आकलन होना चाहिए, आकलन है, गलत लिख दिया है वहाँ पे। चलिए, सेकंड है कोर इन्फ्लेशन का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रयुक्त करते हुए किया जाता है, ये भी राइट है। तीसरा है कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ऊर्जा उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता, ये भी राइट है। कोर इन्फ्लेशन अस्थायी कीमत परिवर्तनों से इतर वास्तविक महंगाई की माप करता है, यानी सभी के सभी सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर अपना हो गया? अपना ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न क्रय कथन पर विचार करना है। तो राशि पतन रोधी शुल्क आयातों पर लगाया गया एक प्रशुल्क है, विदेश से आयातित वस्तुओं के राशि पतन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है जिसकी आयातित कीमत घरेलू कीमत से कम रखी गई है, राइट है। क्रय काउंटर लेविंग ड्यूटी एक ऐसा प्रशुल्क है जिसकी कीमत पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये भी राइट है। थर्ड है राशि पतन रोधी शुल्क लागू किए जाने की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही वैध है, यदि इससे पहले समाप्त न किया जाए। आंसर सभी के सभी राइट हो गए, यानी अपने क्या हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो क्या होगा, धन शोधन अधिनियम के तहत नामित एक विशेष न्यायालय द्वारा। आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सब परीक्षा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आने वाला भविष्य में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन उठा कर देगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी करंट से नहीं जुड़ा रहता है, या बहुत सा जितना मार्केट में किताब करंट का है उससे नहीं जुड़ा रहता है, या इंडिया में जितना एग्जाम हो रहा है उसका उसके पास क्वेश्चन नहीं है, तो जो क्वेश्चन ये अगर पूछ लेगा इससे उठाकर तो उनसे पक्का छूटेगा। इसीलिए मैं पूरे पर वर्क कर रहा हूँ कि आप 100 25-30 क्वेश्चन पे हम काम नहीं कर रहे हैं, 100 में 100 क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको 100 में 100 बना के सही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 23 अगस्त 2021 को घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का आकार कितना है? सभी लोग जानते हैं 6 लाख करोड़ रुपया है, सी आंसर हो गया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की क्रियान्वयन अवधि क्या है? तो 2021-22 से लेकर है 2024-25, यानी ए अपना आंसर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित MS विश्वनाथन समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो क्या है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक क्षेत्र संगठन का सृजन, यानी सी अपना आंसर हो जाएगा। अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए, तो पहला है वर्ष 2020 में भारत में 64 US डॉलर बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह हुआ, सही है। वर्ष 2020 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान था, राइट है। थर्ड है वर्ष 2020 में 12 बिलियन US डॉलर प्रत्यक्ष निवेश बहिर्वाह के साथ विश्व में 18वें स्थान पर रहा है, सभी के सभी सही होगा। कौन सा आंसर हो गया? डी अपना राइट आंसर हो गया, डी राइट है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रायोगिक तौर पर जनवरी 2021 से उपलब्ध 5G नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए भारती एयरटेल ने निम्नलिखित में किसके साथ सहभागिता की है या साझेदारी की है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, यानी सी अपना आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हद से ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको पक्का याद कर लीजिएगा। इतात ई द्वार योजना क्या है या मतलब क्या है? तो ये पहला हो जाएगा
आयकर अपीलीय अधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल है। ये हो गया। चलिए आगे। भारत में खुदरा एवं थोक व्यापार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें सही है। पहला क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उद्योगों के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उद्यम क्षेत्र में शामिल किया गया। क्षेत्र में शामिल किया, बात बराबर है। खुदरा एवं थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण या पंजीयन कर सकते हैं। खुदरा और थोक व्यापार प्रतिष्ठानों को प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों का हिस्सा है। सब के सब सही, पहले बोलते सी हो गया। आगे, विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित कोषों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? तो बी सही नहीं है। 29 अक्टूबर 2021 को भारत में विदेशी विनिमय का प्रारक्षित कोष 642 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर था, जो 22 माह के आयात का बिल चुकाने के लिए पर्याप्त था। ये गलत है, बी हो गया। चलिए, विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा होगा? सभी कंपनी इसमें सही हो जाएगा। यह एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई वाणिज्यिक संचालन नहीं है। इसका कोई गठन आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का उपयोग किसी मौजूदा कंपनी के अधिग्रहण हेतु किया जाता है। इसे ब्लैक चेक कंपनी भी कहा जाता है। चौथा बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें सब सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, सी अपना आंसर हो गया। लेकिन चौथा जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की त्रिवर्षीय रणनीति उत्कर्ष 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब सही हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा बहादुर, अच्छी तरह से आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? विचार करना है। तो दोनों सही है। प्रमुख जनपद मुख्यालयों एवं अन्य शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों द्वारा जोड़े जाने की केरल सरकार की एक योजना है, परियोजना है। भारतीय रेल एवं केरल सरकार का संयुक्त उपक्रम केरल रेल विकास निगम इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। इन दोनों सही हो गया। इन क्या हो गया? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लीड्स सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? अपना गुजरात था जी, सी हो गया। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में कथन है, तो कौन सा सत्य है जो खोजना है? तो बैंक लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018, डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019, यानी सभी के सभी सही इसमें होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कथन पे विचार करना हमको है, तो क्या हो गया? सब के सब सही है। कौन सा आंसर होगा? डी हो जाएगा। सब पढ़ लीजिएगा। 15 अगस्त 2021 को घोषणा किया गया था। दिल्ली को छोड़कर सभी के साथ से लागू होगा, ठीक है। 27 सितंबर 2021 को औपचारिक घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। आज जानते हैं कि एक स्वास्थ्य कार्ड है। चलिए, तो आज इतना ही तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर पक्का कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बहादुर। और डेली वीडियो, एक भी वीडियो मिस नहीं करिए। आने वाले एग्जाम में आप ही का रिजल्ट होगा, ये मेरा दावा है। ये हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है। आज सोने से पहले एक बार पक्का सोचना है कि आज मेरा माइंड टेंशन में तो नहीं है। जब सो रहे, नींद नहीं आ रहा, तो पक्का सोचिए टेंशन किस लिए है। तो आपको पता चलेगा कि आज का जो काम था, आज का जो पढ़ाई था, वो पूरा नहीं हुआ। इसी समय पूरा करके सोएंगे तो दिल खुश रहेगा। आने वाला समय भविष्य हमारा उज्जवल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।